जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सड़क हादसा पेश आया। उधमपुर जाने वाली मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 8 तलबा जख्मी हुए। जख्मी तलबा को उधमपुर जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वाज़ह है कि बस बारमेन से उधमपुर जा रही थी कि मसूरा मिनी बस सड़क से कटकर डीप चार्ज में जा गिरी। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं ये मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में यह हादसा पेश आया। उधमपुर जाने वाली मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 8 तलबा जख्मी हुए। जख्मी तलबा को उधमपुर जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। मुल्क के नायब सदर के ओहदे के लिए आज इंतखाबात होंगे। इंतखाबात के नतायज का ऐलान भी शाम तक कर दिया जाएगा। नायब सदर के इंतखाब में इंडिया के उम्मीदवार साबिक गवर्नर जगदीप धनखड़ है। साथ ही अपोजिशन ने कांग्रेस लीडर मार्गरेट अलवा को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। मौजूदा नायब सदर वेंकैया नायडू की मियाद 10 अगस्त को खत्म हो रही है। वाज़ह है कि पार्लियामेंट हाउस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। इसके फौरन बाद वोटों की गिनती की जाएगी और देर शाम तक मुल्क के नायब सदर के नाम का ऐलान रिटर्निंग अफसर कर देगा। नए नायब सदर 11 अगस्त को हलफ लेंगे। दिल्ली में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला की मीटिंग होगी। ये मीटिंग शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति भवन में शुरू होगी। इस मीटिंग में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर बात होगी। मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मुहिम चला रही है। इस मुहिम के तहत मुल्क भर में बड़े पैमाने पर रैलियां, स्ट्रीट ड्रामे और मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत हुकूमत हिंद ने हमवतनों से अपील की है कि वो 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा लहराए। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शंकर आनंद से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, आज पीएम मोदी की सदारत में अध्यक्षता में मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ खास होने वाला है इसमें? देखिए, निश्चित तौर पे आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जिस तरह से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो जिस तरह से कई जो मुख्यमंत्रियों से कई उन राज्यों के विकास के कार्यों के बारे में चर्चा होगी। इसके साथ साथ अभी जिस तरह से कोरोना काल का जो एक थोड़ा सा असर और भी देखने को मिल रहा है, तो उन मसलों पे भी सबसे पहले एक हिदायत के तौर पर चर्चा होगी कि किस तरह से इस मसले पर और ज्यादा लोग हिदायत बरतें हैं और किस तरह से राज्यों के अंदर में सुरक्षा उस मसले को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता और क्रिएट किया जाए। और जिस तरह से देखा जाए कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न जो मनाया जा रहा है, तो राज्यों को चुस्त, लचीला और आत्मनिर्भर होने की जो सहकारी संघ की जो भावना है, उसके अंदर आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो एक उस राह पर आगे बढ़ने की एक जरूरत है। और आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या करना है, किस तरह से राज्यों को उनके मुख्यमंत्री को बकायदा निर्देश देना है, तो एक कहा जा सकता है कि एक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और ये इस मामले पर चर्चा होगी कि किस तरह से अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की काफी मजबूत बिल्कुल। एक चीज यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं, क्या उन्हीं के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है या सभी को बुलाया गया है? देखिए, इस मामले में अभी तो हालांकि इसमें तो कई मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, लेकिन इसमें बीजेपी शासित जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इसमें शिरकत करेंगे। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आज राष्ट्रपति भवन में होगा। राष्ट्रपति भवन स्थित जो सांस्कृतिक केंद्र है, वहां पर ये कार्यक्रम होगा। और इसके साथ साथ जो गवर्निंग काउंसिल है सातों राज्यों की, तो उस बकायदा उस मसले पर आगे चर्चा होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम राज्यों के विकास के साथ साथ आत्मनिर्भरता और देश को आगे उन्नति पर ले जाने का, और इसके साथ साथ तमाम राज्यों में किस तरह से इन तमाम मसलों को आगे देखना है, इन तमाम मसलों पर आगे की चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तरफ से देश की आजादी का जो अमृत महोत्सव है, उसको किस तरह से सेलिब्रेट करना है। जिस तरह से देखा जाए कि तमाम राज्यों में हर घर तिरंगा यात्रा के तौर पर प्रारंभ किया जा चुका है, लेकिन ये तिरंगा यात्रा को और किस तरह से बढ़ाना है। कल जिस तरह से जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में वहां पर काफी जो लोग हैं, चाहे लाल चौक की बात करें या तमाम
अलग अलग जगहों की बात करें तो जिस तरह से लोग वहां पर निकल रहे हैं, जिस तरह से सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान वहां पर निकल रहे हैं, तो ये जो एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को और आगे किस तरह से आगे बढ़ाना है, इसका भी एक उन मसलों पर भी चर्चा होगी। तो 75 वर्ष का जो जश्न है आजादी का, ये मसला काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और बिल्कुल शंकर, आपने तिरंगे का यहाँ पर जिक्र किया। सरकार लगातार आवाम से अपील कर रही है कि तिरंगे का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें अपने घरों पर। यहाँ तक पीएम ने यह भी कहा कि अपने डीपी पे लगाए। साथ में यह भी कहा गया 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा लहराया जाए। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पर सियासत करती या राजनीति करती नजर आ रही है तिरंगे को लेकर। देखिए, तिरंगा जो है अपने देश की आन बान शान है, और इस आन बान शान को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ना है, जिस तरह से बकायदा इस मामले को लेकर कहा जा रहा है कि पिछले देश के अंदर में पिछले कुछ दिनों से लगातार मुहिम चलाई जा रही है, तो ये भी एक उस बैठक में एक चर्चा का एक केंद्र हो सकता है। और जिस तरह से कहा जा खेती को लेकर भी आज एक उचित दिशा निर्देश दिया जा सकता है, खासतौर पर किस तरह से तिलहन, दाल और कृषि समुदाय को जो है आगे बढ़ाना है। और ये जो कृषि है, कृषि के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस मसले में भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा नीति का जो मसला है, और इन तमाम मसलों पर आज कहा जा सकता है कि उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा किया जा सकता है। चलिए शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज से गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। गुजरात में केजरीवाल एक कबायली बेल्ट छोटा उदयपुर में पार्टी की तीसरी गारंटी का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले केजरीवाल गुजरात में इक़्तिदार में आने पर मुफ्त बिजली और रोजगार की गारंटी देने का वादा कर चुके हैं। गुज़िश्ता 4 महीनों में केजरीवाल का गुजरात का ये 8वां दौरा है। आम आदमी पार्टी गुजरात की सियासत में तीसरा मुतबादिल बनाने की तैयारी कर रही है। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ एक खातून के साथ बदसलूकी और हमला करने का मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल मुलजिम मफरूर है और इसे पकड़ने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं। जानकारी एडीसीपी सेंट्रल नोएडा ने दी है। वादे है कि सोशल मीडिया पर नोएडा में श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक खातून के साथ बदसलूकी से पेश आ रहा है। दिल्ली खातून कमीशन समेत दीगर तंजीमों ने इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दिनांक 5 अगस्त 2022 को थाना फेज 2 क्षेत्र के अंतर्गत ग्रैंड ओमिक सोसाइटी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर काफी अश्लील टिप्पणियां कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और हाथापाई कर रहा है। इस मामले का नोएडा पुलिस के द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस वक्त अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और उसके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस मामले में कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई नोएडा पुलिस के द्वारा की जाएगी। हिंदुस्तान का पैसा वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण के पास है। इन्हें महंगाई का इल्म कहां से होगा? बीजेपी मेंबरान असेंबली और पार्लियामान को अपनी बीवियों से पूछना चाहिए कि वो किचन कैसे चला रही है। हुकूमत नोटिस ले, वरना 2024 में महंगाई हुकूमत को खा जाएगी। इन ख्यालात का इजहार AIUDF के सदर बदरुद्दीन अजमल ने किए हैं। अब आसमान कुछ हो गई, महंगाई 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 करते हुए UDF के बीजेपी के लोग लास्ट टाइम पे पार्लियामेंट में मैं था, 3-4 महीना 6 महीना पहले से महंगाई 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 कर करके वो हुकूमत में आए। आज महंगाई फिर आसमान पे गई, गरीबों का कमर टूट गया, औरतें अपना किचन नहीं चला पा रही है। बाजार से सब्जी, दाल, भिंडी, तरकारी, चावल, ये सब चीज़ें महंगी हो गई। और महंगी नहीं बल्कि इनके 8 साल में कम से कम 100% से ज़्यादा महंगी हो गई। गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, भाव उसका आसमान पे पहुंच गया, डीजल का भाव आसमान पे चल गया। इसलिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान रखना। देखिए, सीतारमण जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब ये कि पूरे इंडिया का पैसा उनके पास है, वो रिजर्व बैंक की मालिक है। उनको कैसे पता चलेगा बावर्ची जाके कितना पैसे में क्या चीज लाया? उनको तो पता ही नहीं। किसी कैबिनेट मिनिस्टर को पता नहीं चलेगा उसका बाजार कितने रुपए में आता है। उनको तो टाइम पे खाना अच्छा मिलना चाहिए।
या राइस वाले ले जाए और मिनिस्टरों को दावत करा के वो पता नहीं उधर कितना करोड़ रुपया खर्चा हुआ, बिल तो उनके पास नहीं आएगा। इसलिए वो लोग तो खुश हैं कि जितना और बढ़े हमारी दावत और बढ़े। तो इसलिए सीतारमन जी ने अगर किया है, कहा है, तो उनके जगह पे उनकी चीज़ सच है कि उनको तो फ्री मिल रहा है। वो महंगाई की क्या बात करते हैं? अरे जब 10 रुपया था 20 रुपया देना पड़ेगा तभी तो महंगाई ना। महंगाई कहाँ है उनके पास? किसी मिनिस्टर के लिए महंगाई नहीं है। मैं तो बोलूँगा बीजेपी के एमपीज लोग जिनको अपना घर का पैसा खरीद के खाना पड़ता है, वो इंसाफ से अपनी बीवियों से जाके पूछे वो किस तरीके से अपना किचन चला रही है। तो इसलिए ये बहुत बुरा साइन है। मोदी जी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर ध्यान दें, नहीं तो ये महंगाई हो सकता है 2024 में उनकी सरकार को खा जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्त के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। मुल्क के नायब सदर के ओहदे के लिए आज इंतखाबात होंगे। इंतखाबात के नतायज का ऐलान भी शाम तक कर दिया जाएगा। नायब सदर के इंतखाब में एनडीए के उम्मीदवार साबिक गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। साथ ही अपोजिशन ने कांग्रेस लीडर मार्गरेट अलवा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अनूप इस मामले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से। अनूप, आज उपराष्ट्रपति का चुनाव है, 10 बजे से वोटिंग का अमल शुरू होना है। किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं आप? देखिए, आपको बता दूं कि 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये वोटिंग की पूरी जो तैयारी है और जो वोटिंग प्रक्रिया है वो की जा रही है। उसकी पूरी तैयारियां जो है वो लोकसभा सचिवालय की तरफ से पूरी कर ली गई है। 10 से 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। देखिए, इस वोटिंग प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं और आपको बता दूं कि 5 बजे जब वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और संभावना जताई जा रही है कि तकरीबन 1 से 2 घंटे के बीच में ही जो है वो चुनाव परिणाम भी आ जाएंगे और जो संख्या बल है उसके मुताबिक कह सकते हैं
कि जगदीप धनखड़ जो कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उनका जीत जो है वो तय है। क्योंकि देखिए लोकसभा में भी बीजेपी के पास 303 सदस्य हैं, जबकि 93 राज्यसभा में है। तो अकेले सिर्फ बीजेपी के अगर वोटों की अगर हम बात करें तो उनके ही वोटों से जो है वो जगदीप धनखड़ की जीत कही जा सकती है। ये जरूर है कि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां जो दूसरे जो एनडीए घटक दल से अलग है, उन्होंने भी समर्थन दिया है, उससे ये जरूर है कि उनके जीत का जो मार्जिन है या जो अंतर है जगदीप धनखड़ और मार्गरेट अल्वा के बीच, वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कोरोना के ताल्लुक से। कोरोना के पिछले 24 घंटों में 19,406 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 19,928 अफराद शिफायाब भी हुए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 1,35,000 से कम हो गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कोरोना को लेकर। कोरोना के पिछले 24 घंटों में 19,406 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 19,928 अफराद शिफायाब भी हुए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 1,35,000 से कम हो गए हैं। तो कोरोना को लेकर इस वक्त बड़ी खबर जो है, कोरोना के पिछले 24 घंटों में 19,406 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 19,928 अफराद शिफायाब भी हुए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले उनकी तादाद 1,35,000 से कम हो गई है। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां सामान्य नुमाइंदा फराह इस वक्त जुड़े हैं। फराह, कोरोना के 24 घंटों में 19,406 नए मामले सामने आए। लगातार ये आंकड़ा तकरीबन 20,000 के आसपास ही चल रहा है। जी देखिए, लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और देश में बीते 24 घंटों की बात की जाए तो 19,000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। और वही लगातार काफी दिनों से ये देखा जा रहा है कि जहां मामले कम हुए थे, मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ा है और जो है बढ़ रहे हैं। अगर तो 49 डेथ जो है वो हुई हैं, तो कहीं ना कहीं मामले बढ़ने लगे हैं और चिंताएं बढ़ने लगी हैं। देखिए, अगर हम दैनिक संक्रमण दर की बात करें तो 4.96% है। अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो वो 98.50% है और एक्टिव केसेस की अगर संक्रमण दर की बात की जाए तो 0.31% है। तो कहीं ना कहीं कोरोना भी जो है उसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोग जो है वो लापरवाही कर रहे हैं और उनसे ये अपील की जा रही है कि आप मास्क लगाएं, प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि दूसरी की पॉक्स उससे भी सब जूझ रहे हैं और उसके लिए भी यही बचाव है कि वो भी कांटेक्ट से फैलती है, उसका लिए भी लोग जो है वो मास्क लगाएं और बचे और बचाव करें। तो देखिए, कोरोना जिस तरीके से उसके वेरिएंट सामने आ रहे हैं, कभी गिरावट हो रही है तो कभी केसेस में उछाल हो रहा है, तो ये दर्शा ही रहा है कि अभी कोरोना गया नहीं है और लोगों को सतर्क होने की बहुत जरूरत है और बचाव करने की बहुत जरूरत है। लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो भी लोगों को यही सलाह दे रहे हैं कि लोगों को अभी समझना होगा, क्योंकि दोनों बीमारियां ऐसी है, दोनों में बुखार आते हैं और अब जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं तो लोग जो हैं वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो मंकी पॉक्स है उसमें भी 3 से 12 दिन तक लक्षण पता नहीं चल रहे हैं, बुखार आ रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, तो कोविड के भी इसलिए केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी लेकिन फराह, जिस तरह के आपने जिक्र किया एहतियात की, डॉक्टर्स भी लगातार ये कह रहे हैं कि एहतियात बरती जाए, जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है या सैनिटाइजर है, इसका इस्तेमाल किया। लेकिन लोगों के अंदर एक तरह से कोरोना का खौफ खत्म होता दिखाई दे रहा है, लोग लापरवाही ज्यादा बरत रहे हैं। हुकूमत की तरफ से क्या कोई सख्ती के आसार दिख रहे हैं आगे? जी बिल्कुल, लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि अगर उनसे जाकर बात की जाती है, हम कई तमाम शूट्स के लिए गए हैं और लोगों से बात की तो उनसे पूछा गया आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो वो उनका एक ही दुख होता है कि दिल्ली में जो है अभी खतरा नहीं है, मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो लोगों की ये जो बातें हैं ये साफ दर्शा रही हैं कि वो ये भूल गए हैं कि क्या हुआ था, किस तरीके से अभी बीच में जो दूसरी लहर में देखा गया था और कितना खतरनाक रूप सामने आया था कोरोना का।
तो लोगों को अभी सतर्क होने की बहुत जरूरत है। और अभी से देखिए जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग है, वो लगातार लोगों को जो है वो अलार्म भी कर रहा है कि जो जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं कि अगर ऐसे ही रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि हम चौथी लहर की तरफ खड़े होंगे। और ऐसा डॉक्टर्स खुद मान रहे हैं, क्योंकि जो दूसरी बीमारी है उसके लिए भी जो है डर बनता जा रहा है। और अगर ये दोनों बीमारी कांटेक्ट से फैल रही हैं और अगर लोग लापरवाही करेंगे तो फिर मंकी पॉक्स के भी केसेस बढ़ेंगे और कोरोना भी तो जो बढ़ ही है, रहे हैं, वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उससे निपटना। चलिए फराह, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। 7वें मुहर्रम की मुनासिबत से जिला बारामूला पटन के औकाफ कदीम आस्थान मोहल्ला मतीपुरा से अलम शरीफ बरामद हुआ, जो बाद में इमाम बारगाह कदीम रातर मोहल्ला मतीपुरा में अख्ताम पजीर हुआ। जुलूस में काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की और अज़ादारों ने नोहा और मरसिया करके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। में आज सड़कों पे आ चुके हैं ये दुनिया को बताने। करबला के जो हमारे मसाइब है उनको ये मॉर्नर्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोहरा रहे हैं, दुनिया को बतला रहे हैं कि देखो करबला एक ऐसे 1400 साल पहले वाक़ा हुई है, लेकिन हम उस टाइम की जो यजीदियत थी जिन्होंने हक उनका पामाल की करने की कोशिश करी थी, जबकि वो दुनिया में कहीं नहीं, वो इसका नाम भी नहीं ले रहा है। लेकिन आज हम ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम उसी के फेवर में ये जुलूस निकाल रहे हैं। सागर कल्चरल फोरम पटन कश्मीर की जानिब से पटन में हुसैनी मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे की सदारत मारूफ शायर फैयाज तलगामी ने की। इनकी ऐवान सदारत में सैफुद्दीन, गुलाम अली, बॉलीवुड अदाकार अख्तर हुसैनी और बशर जोगियारी मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने नात पेश की। शोरा ने शोहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश करके अपने कलाम से सामीन को महजूज किया। सागर कल्चरल फोरम के सदर सागर नज़ीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सठा अजमत वोल दो ये अकि तमि असास ज़नियाब सपदे युस असास कुर्बान हज़रत इमाम हुसैन अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेश कोर मैदान करबलास मज। तो यकीनन आज तह हुसैनियतस पे कथ करन तो हुसैनियती अंदाज अपनाने सठा ज़रूरत। तो बहुत पान तछान कि सागर कल्चरल फोरम यकीन अजक दो की मुनासिबत अमि कथ हज हकदार जीमन करो मुबारक, चूँकि यमो कोर आज पन्ने तरफ खराज तहसीन पेश इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन अला नबीना अलैहिस्सलाम। राजधानी भोपाल के तारीखी इकबाल मैदान का नाम बदलने की बीजेपी लीडर के मुतालबे पर एमपी में सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी लीडर के जरिए इकबाल को पाकिस्तान परस्त और दो कौमी नजरिए का खालिक करार देते हुए जहां इकबाल मैदान का नाम बदलकर किसी मुजाहिद आज़ादी के नाम पर रखने के लिए सीएम को खत लिखा गया, वहीं मध्य प्रदेश के मुस्लिम और उर्दू अंजुमनों ने बीजेपी लीडर के बयान को मनफी सोच को बदलने का मशवरा दिया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने इकबाल मैदान के नाम बदलने के मामले पर मुख्तलिफ नजरियात के लोगों से खास बातचीत की। अच्छा हिंदुस्तान हमारा के खालिक अल्लामा इकबाल के नाम पर भोपाल में इकबाल मैदान है, लेकिन अब इसका नाम बदलने की बातें होने लगी हैं। बीजेपी के एक लीडर ने इस मामले को लेकर सीएम शिवराज को खत लिखा है कि क्यों ना इसका नाम बदलकर किसी मुजाहिद आज़ादी के नाम पर रखा जाए। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए आरएसएस की विचारधारा से जुड़े भी लोग हैं, मुस्लिम तंजीमों के लोग भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। आइए उनसे जानते हैं, इकबाल मैदान का नाम बदलने की बात हो रही है, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही गलत विचारधारा के लोग हैं जो इकबाल मैदान का नाम बदल रहे हैं। याद उनकी कुर्बानियों को याद नहीं कर रहे। ये 15 अगस्त आने वाला है, जंग आज़ादी में जो मुजाहिदीन ने कुर्बानियाँ दी। अल्लामा इकबाल एक इतना बड़ा नाम, एक कितना बड़ा शायर जो हिंदुस्तान
का तारुफ पूरी दुनिया के अंदर कराने वाले, अपनी कलम का लोहा मनवाने वाले, अपनी शायरी को मनवाने वाले ऐसे शख्स का नाम बदल रहे हैं, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। नहीं बदलना चाहिए। वजह क्या मानते हैं कि जो है कुछ लोग एतराज़ात कर रहे हैं, उनका मानना है कि जब इसका नाम किसी फ्रीडम फाइटर के नाम से होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, इकबाल के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इन्हें इकबाल से चिढ़ नहीं है, इकबाल ही से चिढ़ है, बात समझ गए। तो इनको नाम बदलने की बजाय नई चीज़ें बनाना चाहिए, यूनिवर्सिटियाँ बनाना चाहिए, कॉलेज बनाना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए। और बहुत से ऐसे मुजाहिद आज़ादी हैं जिनके नाम पे उन स्कूलों और कॉलेजों का नाम। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।